नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? होप ऑल इज वेल। यदि कल के क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। मैंने अपनी ओर से टॉपिक कंप्लीट कर दिया था स्वदेशी आंदोलन का। यदि आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो आप जल्दी से सवाल पूछ लें। आपका स्वागत है। यदि नहीं तो फिर आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए। आगे बढ़ूंगा। कोई क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है। मैंने कल के क्लास में भी लास्ट में ही कहा था कि क्योंकि कुछ एक दिक्कत आ रही थी लाइव को लेकर, तो मैंने कहा था कि मैं तब टॉपिक समाप्त कर रहा हूं, तो भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसलिए आप लोगों को आज फिर पूछ रहा हूं, यदि कोई क्वेश्चन है तो पूछिए जल्दी से। कल की लास्ट टोटल कट कॉपी है सर। कल की लास्ट टोटल कट कॉपी है, मतलब क्या हुआ मैं समझ नहीं पाया। क्या कट कॉपी है? अच्छा, तो रिकॉर्डिंग तो पूरी हुई होगी। कल की क्लास रिकॉर्डेड भी अच्छी नहीं थी। अरे अभी मैं क्या बोलूँ इसको लेकर। तो ऐसे में अब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरे चैनल पे, जो यूट्यूब का चैनल है, उसके ऊपर स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर मेरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है, लेकिन वो इंग्लिश में है। तो आप लोग अंग्रेजी समझने में सहज हों तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। बहुत मुश्किल अंग्रेजी बिल्कुल नहीं है, आसान शब्दों में बताया गया है। आप वो देख सकते हैं, तो उसको देखने से आपका काम पूरा हो जाएगा। उसमें कोई कट पिट नहीं मिलेगा आपको, वो फ्लॉलेस है। तो अभी तो बस इतना ही कर सकता हूँ। वंदना कह रही है कि कल वाले क्लास का एक संक्षिप्त वर्जन दोबारा सुना दीजिए। ठीक है बेटा, संक्षिप्त वर्जन 5 मिनट में सुना देता हूँ। 1905 ईस्वी से लेकर 1907 ईस्वी के बीच में स्वदेशी आंदोलन चला। एक ऐसा आंदोलन जिसमें कि आंदोलनकारियों ने डिमांड किया था कि हमें स्वराज चाहिए, और स्वराज पाने के लिए उन्होंने सरकार के विरोध में आंदोलन किया था। यानी कि वह ऐसा विरोध नहीं है कि जो अखबारों में कुछ आर्टिकल लिखकर सरकार की आलोचना तक सीमित रहेगा। इसके अंतर्गत धरना प्रदर्शन, सड़कों पे जुलूस आदि आदि भी निकाले गए, और उसके आगे चलकर एक रचनात्मक कार्यक्रम चुना गया कि हम विदेशी वस्तु, विदेशी शिक्षा, विदेशी संस्कृति, इन सब का बहिष्कार करेंगे और उसके जगह पर हम स्वदेशी का विकल्प लेकर आएंगे। 1900स्वदेशी इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो रचनात्मक पक्ष है वो ये कि यह स्वदेशी की संस्कृति, स्वदेशी की वस्तु, स्वदेशी जीवन पद्धति का विकल्प लेकर आया है।
नाम रखने वाला चाहता तो इसको स्वराज आंदोलन भी कह सकता था, बाइकॉट आंदोलन भी कह सकता था। तो वो तो संयोग है कि आंदोलनकारियों और इतिहासकारों के बीच में कौन सा एक नाम सबसे उपयुक्त रूप में डेवलप हुआ, उसका नाम रखा गया स्वदेशी आंदोलन। फिर हमने आपको ये बताया था कि इस आंदोलन को हमने कहाँ पर विस्तृत होते हुए देखा, तो बताया कि वेस्टर्न बंगाल में यह आंदोलन ज़्यादा मजबूत हुआ, ईस्टर्न बंगाल में बिल्कुल नहीं हुआ। ईस्टर्न बंगाल में क्यों नहीं हुआ, तो हमने कहा था कि चूंकि आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था, तो बंगाल विभाजन के तहत हुआ ये था कि पूर्वी बंगाल और असम के इलाकों को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया था। उस राज्य में मुस्लिम बहुमत था और मुसलमानों को खुश करने के लिए ही ब्रिटिश हुकूमत ने ऐसा किया था। उन्हें लगता था कि मुसलमानों के बहुमत वाला एक राज्य बना देंगे तो मुस्लिम खुश हो जाएगा, तो उस इलाके में मुस्लिम हमारे पक्ष में रहेगा। जो हिंदू होंगे हो सकता है वो थोड़ा विरोध करें, तो वहां की राजनीति को हम हिंदू मुस्लिम में उलझा कर रख देंगे। लॉर्ड कर्जन उस समय मुसलमानों को यह कह रहा था कि हमने आपको वो पाकिस्तान दिया जो पाकिस्तान इसके माफ करिए, हमने आपको मुस्लिम बहुमत वाला वो राज्य दिया जो राज्य इसके पहले कभी भी भारत के इतिहास में आपको नहीं मिला था। नहीं, बंगाल में आप अच्छी खासी संख्या में थे लेकिन फिर भी बहुमत आपका नहीं था। हमने मुस्लिम बहुमत वाला एक राज्य बना दिया आपके लिए, अतः आप हमारा सहयोग कीजिए। और मुस्लिम में से ज़्यादातर लोग इस बात को लेकर खुश थे कि उनको एक ऐसा राज्य मिला है जिसमें कि उनका बहुमत है, जिसमें कि वो हिंदू से बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो इस वजह से ईस्टर्न बंगाल में आंदोलन नहीं हुआ, वेस्टर्न बंगाल में आंदोलन पुरजोर हुआ। वेस्टर्न बंगाल के बाहर, जब मैंने वेस्टर्न बंगाल कहा था, मैंने कहा था कल के क्लास में कि उसमें आज का उड़ीसा, बिहार और झारखंड भी शामिल था। फिर उसके बाहर जाकर देखो तो दिल्ली, पंजाब, बम्बई, मद्रास के क्षेत्रों में भी कुछ एक सक्रियता देखी गई है, हालांकि उतनी ज़्यादा सक्रियता उन इलाकों में नहीं थी। फिर हमने आपको ये बताया कि स्वदेशी आंदोलन के कारण पर यदि विचार करें तो तात्कालिक कारण था कि बंगाल का विभाजन हुआ था, लेकिन दीर्घकालिक कारण यह था कि राष्ट्रीय आंदोलन चूंकि पहले से चल रहा था और सरकार राष्ट्रीय आंदोलन करने वाले लोगों की मांगों के प्रति अवहेलना का भाव दिखा रही थी। सरकार का शोषण, सरकार का दमन और नस्ल भेद पहले की ही तरह चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय भावना और साम्राज्यवादी भावना में टकराव तो पहले से ही हो ही रहा था। 20वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई, उस समय गवर्नर जनरल की भूमिका में लॉर्ड कर्जन था। यदि कोई दूरदर्शी गवर्नर जनरल होता तो ये समझता कि राष्ट्रवादियों की भावनाओं को थोड़ी सी संतुष्ट करने की जरूरत है, तो वो सुधार का कोई प्रपोजल देता। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने सुधार का प्रपोजल देने के बजाय ये तय किया कि हम राष्ट्रवादियों के ऊपर नियंत्रण करें और उनके बीच में सांप्रदायिक स्तर का, भाषाई स्तर का आपसी टकराव पैदा कर दें। राष्ट्रवादियों पर नियंत्रण करने के लिए उसने प्रेस पर नियंत्रण बढ़ा दिया। राष्ट्रवादियों पर नियंत्रण करने के लिए उसने यूनिवर्सिटी पे अपना नियंत्रण बढ़ा दिया। यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग होता है, वो डिसीजन वहाँ का सीनेट लेता है। सीनेट के अंदर सरकारी सदस्यों की संख्या और बढ़ा दी गई, यानी कि सरकार के द्वारा अपॉइंट लोगों की संख्या बढ़ा दी गई, ताकि सीनेट में सरकार के पक्ष में सोचने वालों का बहुमत हो। और यदि सरकार चाहती है तो यूनिवर्सिटी के ऊपर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। जैसे कि ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं वो अपने क्लासेस के दौरान नेशनलिस्ट मूवमेंट जैसी किसी विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं वो आंदोलन में भागीदारी नहीं करेंगे।
ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैंपस में राष्ट्रवादी गतिविधियां नहीं करेंगे, सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, वो आंदोलन भागीदारी नहीं करेंगे, और यदि भागीदारी करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह के नियम बनाने में सरकार कामयाब तभी होगी जबकि सीनेट में सरकार के द्वारा अपॉइंट लोगों की मेजॉरिटी होगी, और इसी मेजॉरिटी को सुनिश्चित करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1904 के यूनिवर्सिटी एक्ट के माध्यम से सीनेट में सरकारी सदस्यों को बढ़ा दिया ताकि यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल हो जाए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर भी कर्जन ने कंट्रोल करने का प्रयास किया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वो बॉडी था जिसमें सुधार की शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के काल से। लॉर्ड रिपन ने ये नियम बना दिया था कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी जिलाओं के अंदर एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन उसके वार्ड मेंबर्स और उसके चेयरपर्सन के माध्यम से होता है। वार्ड मेंबर्स उस नगर निगम के अलग अलग मोहल्ले के प्रतिनिधि के तौर पर आते हैं। वार्ड मेंबर्स के बीच से ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन इलेक्ट किया जाएगा। ये नियम बना दिया लॉर्ड रिपन ने, और यह कहा गया कि अब जो वार्ड मेंबर्स के द्वारा निर्वाचित होने वाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन होगा, वो अपने इलाके के लोगों के ऊपर कर लगा सकता है। कर से जो पैसे की उगाही होगी उस उगाही से वह वहां के लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ काम भी कर सकता है। तो कर भी लगा सकते हैं, कर की उगाही से जो पैसे आएंगे उससे वेलफेयर का काम भी कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझो तो आपको लगेगा कि यह छोटे स्तर पर एक लोकतांत्रिक पौधा रोपने का किस्सा है कि जनता अपने मोहल्ले का प्रतिनिधि वोट से चुनेगी, वही वार्ड मेंबर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जाएंगे, वो वार्ड मेंबर्स अपना चेयरपर्सन चुनेंगे, चेयरपर्सन जनता के ऊपर कर लगाएगा, कर के पैसे से वह जनता के हित में कार्य करेगा। सरकार ऐसा ही तो करती है। लोकतांत्रिक सरकार इसी तरीके से तो चुनाव जीत कर आती है और सरकार इसी तरह से कर लगाती है और सरकार पैसा लगा के जनता के हित का काम करती है। तो लोकल लेवल पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रास्ते डेमोक्रेसी आ रहा था, और इस रास्ते म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो स्वभाव था, जो व्यवहार था, वो राष्ट्रवाद से भी जुड़ गया था। तो कर्जन क्या चाहता था कि वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से निकलने वाली राष्ट्रवादी आवाज को दबा दे, उस पर नियंत्रण करने की नीति अपनाया। तो प्रेस पे नियंत्रण, यूनिवर्सिटी पे नियंत्रण, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे नियंत्रण। इसी क्रम में कर्जन ने बंगाल के विभाजन का भी फैसला किया। तो बंगाल के विभाजन के ठीक बाद तो आंदोलन की शुरुआत हो गई, लेकिन बंगाल विभाजन कोई ऐसा फैसला नहीं था जो पहली दफा लोगों को कर्जन के विरुद्ध कर दिया था। कर्जन लोगों को पहले से ही रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लोग कर्जन से पहले से ही नाराज थे। इस फैसले ने समझिए कि बारूद के ढेर में चिंगारी मारने का काम किया है। यानी कि कुल मिलाकर कहानी यह है कि बंगाल का विभाजन जैसी घटना न भी घटती तो भी स्वराज की मांग आज नकल होती ही होती। स्वदेशी और बहिष्कार जैसा आंदोलन आज नकल होता ही होता। क्योंकि जब कोई भी समाज राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत होता है तो वह अपने शासन की मांग करता ही है। राजा राममोहन राय के समय से ही समाज सुधार आंदोलन में राष्ट्रवाद की भावना थी। दयानंद सरस्वती तो स्वराज का विचार पहले ही प्रस्तावित कर चुके थे, यहां तक कि उन्होंने स्वराज के साथ स्वदेशी का विचार भी दे दिया था।
और जब स्वदेशी का विचार आएगा तो विदेशी का बहिष्कार तो होगा ही होगा। और राष्ट्रीय शिक्षा तो स्वदेशी का ही एक पार्ट है। ब्रिटिश शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार होगा और स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं का उसके जगह पर विकल्प के रूप में विकास होगा। तो इस तरीके से देखो तो आपको यह बात समझ में आती है कि बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का एक तात्कालिक कारण था, मूल कारण नहीं था। यदि बंगाल विभाजन की भूमिका की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो तात्कालिक कारण है और दूसरा ये कह सकते हैं कि यदि बंगाल विभाजन जैसी घटना न घटती तो हो सकता है कि साल 2 साल 4 साल बाद स्वदेशी आंदोलन जैसी कोई घटना घटती। विभाजन हुआ तो तत्काल ही आंदोलन की शुरुआत हो गई। बहुत बहुत तो इसकी भूमिका इतनी ही भर की है कि इसने आगे की संभावित घटना की तिथि को थोड़ा पीछे खींच लिया था। आंदोलन का मूल कारण बंगाल विभाजन नहीं था। और यदि स्वदेशी आंदोलन का मूल कारण बंगाल विभाजन होता तो स्वदेशी आंदोलन के जो आंदोलनकारी लोग थे वो सरकार के सामने अपनी मांग के तौर पे स्वराज नहीं पेश करते। वो मांग करते कि हम किसी भी शर्त पर बंगाल विभाजन को रद्द करवाना चाहते हैं और आप यदि इस निर्णय को पलटेंगे नहीं तो हम आंदोलन से वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन आंदोलनकारियों ने तो अपनी मुख्य मांग के रूप में इसे कभी रखा ही नहीं। इनकी तो मुख्य मांग ही थी कि हमको स्वराज चाहिए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आंदोलन के स्वरूप और आंदोलन के कारण को आपने समझ लिया। यदि हम अंतिम रूप से यह कहें कि स्वदेशी आंदोलन का परिणाम क्या निकला तो स्वदेशी आंदोलन स्वराज की प्राप्ति करने में तो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन हम इस आधार पर यह नहीं कह सकते कि स्वदेशी आंदोलन फेल हो गया था। स्वदेशी आंदोलन के कई ऐसे परिणाम भी हैं जिसको लेकर उसका ऐतिहासिक महत्व है। एक तो छोटा सा कारण लेकर देखें कि 1909 में सरकार ने राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने के लिए एक अधिनियम पेश किया। थोड़ा सा सुधार हुआ राष्ट्रवादियों के पक्ष में। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो ये कि 1911 में सरकार ने यह निर्णय ले लिया कि हम बंगाल विभाजन का निर्णय अपना वापस लेते हैं और एक बार फिर से ईस्ट और वेस्ट का जो पार्ट है बंगाल वाला वो संयुक्त हो गया और उस बंगाल से हिंदी भाषी बिहार को अलग कर दिया गया। जब भाषा के आधार पर बंगाल का विभाजन हुआ और उससे बिहार को अलग किया गया तो फिर कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि लोग बंगाल के विभाजन के विरुद्ध नहीं थे, विभाजन के फॉर्मूला के विरुद्ध थे। कौन सा फॉर्मूला? तो फॉर्मूला ये कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में बंगाल को बांटा जाएगा। ईस्टर्न पार्ट में हिंदू और मुसलमान के बीच में तनातनी रहेगी और वेस्टर्न पार्ट में मूल रूप से तनातनी रहेगी बंगला भाषी, हिंदी भाषी और उड़िया भाषी के बीच में। यानी सरकार राष्ट्रवाद को रोकने के लिए सांप्रदायिक और भाषाई टकराव को हवा देना चाहती थी और इस रास्ते वो चाहती थी कि राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो जाए और साम्राज्यवादी हितों को हम अक्षुण्ण रख सकें। इसी फॉर्मूला के विरुद्ध थे राष्ट्रवादी। उन्हें भी पता था कि बंगाल एक बड़ा प्रदेश है, प्रशासनिक दृष्टि से इसको गवर्न करने में दिक्कतें हैं, इसे विभाजित किया जाना चाहिए और भाषा के आधार पर विभाजित किया जाए, इस तर्क से वो सहमत थे। और जब भाषा के आधार पर बंगाल से बिहार को अलग किया गया और हिंदी भाषी राज्य का निर्माण किया गया बिहार के रूप में, तो विरोध नहीं हुआ। आगे चलकर 1933 ईस्वी में बंगाल से उड़ीसा को भी अलग किया गया उड़िया भाषी राज्य के रूप में, तो भी विरोध नहीं हुआ। तो हम ये समझ सकते हैं कि यदि सरकार ने 1911 में यह निर्णय लिया कि हम बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लेते हैं और भाषा के आधार पर हम बंगाल का विभाजन करते हैं, तो यह स्वदेशी आंदोलन की कामयाबी थी। अगली बात यह है कि
स्वदेशी आंदोलन ने जिस राष्ट्रवाद का तेवर प्रस्तुत किया सरकार के सामने, उसके बाद सरकार घबरा गई और उन्होंने घबराकर अपना कैपिटल ही कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर लिया। अपना कैपिटल ही उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर लिया। अब अगला मुद्दा यह है कि जब कैपिटल शिफ्ट कर लिया उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली, जब उन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर लिया अपना कलकत्ता से दिल्ली, तो फिर क्या हुआ? कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करने का नतीजा क्या निकल कर आया कि हम राष्ट्रवादियों को मॉरली हाई होते हुए देखते हैं कि सरकार डर गई। यह नतीजा निकला। उसके बाद मैंने कहा कि परिणाम इससे ज्यादा बड़े हैं। वो क्या है? तो यह कि पहली दफा राष्ट्रीय आंदोलन सुधार की मांग से आगे स्वराज की मांग की ओर मुड़ा, और फिर ये मांग विड्रॉ नहीं किया गया कभी। आगे के वर्षों की ओर जाइएगा तो चाहे होम रूल आंदोलन हो तो डिमांड क्या है? स्वराज। असहयोग आंदोलन हो तो डिमांड क्या है? स्वराज। और सविनय अवज्ञा आंदोलन हो तो डिमांड क्या है? तो स्वराज से भी एक कदम आगे, पूर्ण स्वराज। बल्कि मैंने आपको बताया था कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज का अर्थ क्या है, तो नरमपंथी स्वराज का मतलब डोमिनियन स्टेटस मानते थे, और गर्मपंथी तो उस समय भी पूर्ण स्वराज ही मानते थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब पूर्ण स्वराज की मांग किया गांधी जी ने, तो उस मांग को भी हम स्वदेशी आंदोलन की मांग से पूर्णतः अलग नहीं कह सकते। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो गर्मपंथियों का स्वराज था वही पूर्ण स्वराज था जो गांधी जी 1930 में उठाए। यानी कि स्वदेशी आंदोलन एक बैकग्राउंड दे रहा है, इस रूप में भी बैकग्राउंड दे रहा है कि स्वदेशी आंदोलन ने विदेशी के बहिष्कार और स्वदेशी का जो विकल्प दिया था वो अगले हर एक आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे प्रधान कार्यक्रम बना। गांधी जी के आंदोलनों में भी बहिष्कार और स्वदेशी सबसे मूल एजेंडा होता था, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो और चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या फिर उसके आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन हो। तो स्वदेशी आंदोलन इस तरीके से भी बैकग्राउंड दिया है। और लास्ट पॉइंट मैंने कहा था कि स्वदेशी आंदोलन ने जिस एक जगह पर बड़ा टर्न अराउंड पैदा कर दिया वो ये कि 19वीं सदी को जब आप पढ़ते हो तो आप देखते हो कि भारतीय बौद्धिक प्रणाली, भारतीय वैचारिक प्रणाली, उसकी कला, उसके साहित्य आदि के ऊपर पश्चिम अपना दबदबा बना चुका था। कुछ विचारक ऐसे भी थे जो कहते थे कि पश्चिम और पूर्व के संयोग से भारत का आधुनिकीकरण होगा। कुछ विचारक ऐसे भी थे जो कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, हमको पश्चिम से तो कुछ सीखना ही नहीं चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग जो थे वो लोग मानते थे कि भारत के अंदर पश्चिमी विचारधारा का आना भारतीयों के हित में है। किंतु 20वीं शताब्दी की शुरुआत ही एक नई दिशा के साथ में होती है, और वह नई दिशा ये है कि हमें भारतीय जीवन पद्धति चुनना चाहिए, भारतीय विचार प्रणाली, भारतीय साहित्य, भारतीय कला, भारतीय शिक्षा, इस दिशा की ओर मुड़ना चाहिए। पश्चिम की पद्धति को हम फॉलो नहीं कर सकते। यहां से इतिहास लेखन को भी नई दिशा मिली, साहित्य लेखन को भी नई दिशा मिली, चित्रकला को भी नई दिशा मिली, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मोटे तौर पर इंडियन वे ऑफ लाइफ को स्वदेशी आंदोलन ने एक आधार दिया जो आगे चलकर गांधी के आंदोलन में और मजबूत हुआ। यानी कि मोटे तौर पर इन चर्चाओं के बीच से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ था, और इस मोड़ को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 1885 से 1905 के चरण से आगे की ओर ले जाने वाला आंदोलन कह सकते हैं। दैट्स इट। तो बच्चों, आप लोगों ने जो आग्रह किया था उस आग्रह को मैंने
निभा दिया। अब आप लोगों को एक दफ़ा मुस्कुरा देना चाहिए। आपकी मुस्कुराहट से मुझे लगेगा कि मैंने आपकी बात माना और आपको ये बात अच्छी लगी। नहीं मुस्कुराएंगे तो फिर मुझे लगा कि ऐसे ही मैंने कर दिया। थोड़ा मुस्कुरा दो। चलो चलिए, अच्छा लगा, सबकी मुस्कुराहट देखकर अच्छा लगा। तो हम लोग अब मूव करते हैं 1907 से 1920 की ओर। 1907 से 1920 की ओर का यदि इतिहास पर होगे बच्चों, तो कहानी कुछ इस तरह से नजर आएगी कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इस दौर की, जो मैं आपको बता देता हूं। उसके आधार पर ही आप इसको पढ़िएगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली घटना यह है कि सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन हुआ। उसके बाद सूरत अधिवेशन के बाद क्या हुआ? तो ये कि क्रांतिकारी धारा उभरी। उसके बाद तीसरी बात क्या हुई? योगेश कुमार सर, आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो सर जी। योगेश जी, मैंने कौन सा प्रॉमिस आपका तोड़ा है भाई? आप मुझे प्रॉपर तरीके से चिन्हित करें तो ये मुझे समझ में आए कि मैंने जो प्रॉमिस किया था वो क्या था और मैंने क्या नहीं किया कि आपने कहा कि सर मैं प्रॉमिस तोड़ दिया। यदि आप मुझे प्रॉपरली चिन्हित करके बता दो तो मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर सकता हूँ। अगला मुद्दा, क्रांतिकारी धारा। क्रांतिकारी धारा के बाद में उन्नीस सौ नौ का संवैधानिक सुधार। उन्नीस सौ नौ का संवैधानिक सुधार। उसके बाद अगला पॉइंट है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसके बाद होम रूल मूवमेंट चला। होम रूल मूवमेंट चला। उसके बाद होम रूल मूवमेंट के बाद में क्या हुआ? होम रूल मूवमेंट के बाद में क्या हुआ? बोलो भाई लोग, व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस होम रूल मूवमेंट? तो होम रूल मूवमेंट के बाद
19 का एक्ट, बल्कि इसके पहले है एक रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के बाद रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह के बाद रॉलेट सत्याग्रह के बाद अंकित जी आपको 3-4 दिनों तक ही ये समस्या का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपकी समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। आप बिल्कुल ही परेशान मत होइए, एकदम अस्थायी समाधान आ रहा है आपकी समस्या का। बल्कि मैं तो आपको इसके लिए शुभकामना भी दे सकता हूं, बधाई भी दे सकता हूं। अगला मुद्दा यह है कि रॉलेट सत्याग्रह आया, सत्याग्रह के बाद जालियांवाला बाग कांड आया, बाग कांड आया, और जालियांवाला बाग कांड के बाद फिर असहयोग आंदोलन आया, असहयोग आंदोलन आया। असहयोग आंदोलन आया। कुल मिलाकर देखो तो 1907 से 1920 के बीच में इसी तरह की घटनाएं हैं जिन्हें कि हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है सूरत अधिवेशन का, आप लिख लीजिए। सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन लिखिए। 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच टकराव हुआ और कांग्रेस दो भागों में बट गई। कांग्रेस दो भागों में बट गई। इसके परिणाम स्वरूप गरमपंथी दमन का शिकार हुए। गरमपंथी दमन का शिकार हुए और नरमपंथी अलोकप्रिय हो गए। अलोकप्रिय हो गए, जिसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन को झटका लगा। राष्ट्रीय आंदोलन को झटका लगा। उसके बाद लिखो कारण। कांग्रेस के विभाजन का
कारण प्रथम दृष्टया यह था कांग्रेस के विभाजन का कारण प्रथम दृष्टया यह था कि कांग्रेस का अध्यक्ष नरमपंथी अपने नेता के लिए चाहते थे। अध्यक्ष पद कह दो, कांग्रेस का अध्यक्ष पद नरमपंथी अपने नेता के लिए चाहते थे और गरमपंथी अपने नेता के लिए, गरमपंथी अपने नेता के लिए। जब रासबिहारी घोष नामक नरमपंथी नेता कांग्रेस का अध्यक्ष बने, नरमपंथी नेता कांग्रेस का अध्यक्ष बने, तब कांग्रेस की कार्य योजना में गरमपंथियों के विचार को जगह नहीं मिला। गरमपंथियों के विचार को जगह नहीं मिला, गरमपंथियों के विचार को जगह नहीं मिला। इसलिए बढ़े हुए तनाव के कारण दोनों का विभाजन हुआ। बढ़े हुए तनाव के कारण दोनों का विभाजन हुआ। यदि गहराई से देखें तो विभाजन का कारण यह था कि नंबर 1, गरमपंथी को लगता था कि नरमपंथी नेतृत्व बिना कुछ विशेष प्राप्त किए ही
स्वदेशी आंदोलन वापस ले लेगा। बिना कुछ विशेष प्राप्त किए ही स्वदेशी आंदोलन वापस ले लेगा। यानी कि नरमपंथियों के बारे में गरमपंथी ये सोचते थे कि नरमपंथी सरकार के सामने झुक जाएगा और सरकार के द्वारा दिए गए मामूली से ऑफर को स्वीकार कर लेगा और स्वदेशी आंदोलन को वापस कर लेगा। नरमपंथी लोग कह भी रहे थे कि सरकार यदि अभी बंगाल विभाजन को रद्द करने की सहमति दे दे तो हम आंदोलन की वापसी कर लेंगे। गरमपंथी चाहते थे कि आंदोलन की वापसी हम कर सकते हैं बशर्ते कि सरकार कोई बड़े स्तर का सुधार हमें ऑफर करे। यानी कि आंदोलन को वापस किया जा सकता है, इसको लेकर नरमपंथी और गरमपंथी दोनों ही सहमत हो सकते थे। बात इतने भर की है कि नरमपंथी कितने मान जाएंगे, गरमपंथी कितने जाके मानेंगे। नरमपंथी तो बंगाल विभाजन का फैसला सरकार वापस ले ले तब भी हम आंदोलन को वापस कर लेंगे जैसी सोच रखते थे। गरमपंथियों की सोच थी कि नहीं, कुछ महत्वपूर्ण सुधार होना चाहिए, बड़े पैमाने का सुधार होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस किस तरह का निर्णय लेगी। ये फैसला तो कांग्रेस का अध्यक्ष करेंगे। इसीलिए नरमपंथी चाहते थे कि अध्यक्ष मेरे खेमे का होगा और गरमपंथी चाहते थे कि अध्यक्ष मेरे खेमे का होगा। मामला ये नहीं था कि नरमपंथी हो या गरमपंथी हो वो अध्यक्ष पद के लिए लालायत थे, वो बड़ा लाभ का पद था, ऐसा कोई मामला नहीं है। बात ये नहीं है कि ये कोई बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्ष का पद थोड़े न है। कांग्रेस के अध्यक्ष का पद तो उतना लाभदायक आज के डेट में नहीं है, हालांकि कुछ राज्यों में तो है। बीजेपी के अध्यक्ष का पद और बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो मामला ये नहीं है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा और कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा। मामला ये है कि अध्यक्ष का पद इसलिए चाहिए नरमपंथी को ताकि वो अपना कार्यक्रम चला सके, और गरमपंथी को इसलिए चाहिए कि वो अपना कार्यक्रम चला सके। पद लाभदायक पद नहीं है। ये नहीं कि पद है तो आपको पैसा मिल जाएगा, पद है तो आपको सुविधाएं मिल जाएंगी, पद है तो आपको गाड़ी मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कोई सरकार है तो सरकार आपके नियंत्रण में रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब सिर्फ यह हुआ कि पद की प्राप्ति के बजाय इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उनके दिमाग में स्पष्ट था कि हमें स्वदेशी आंदोलन के बारे में क्या करना है। नरमपंथी सहज समझौता करने को तैयार थे, गरमपंथी हार्ड बार्गेनिंग करना चाहते थे। इसलिए दोनों ही अपनी अपनी मर्जी के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे। अब आगे दूसरा, दोनों के राष्ट्रवादी या दोनों के राष्ट्रीय विचार में भी भिन्नताएं थी। दोनों के राष्ट्रवादी विचार में भी भिन्नताएं थी। दोनों के राष्ट्रवादी विचार में भी भिन्नताएं थी। बोथ वेर हैविंग डिफरेंसेस ऑन देयर नेशनलिस्ट आउटलुक। दोनों के जो राष्ट्रवादी विचार थे उन राष्ट्रवादी विचारों को लेकर भी भिन्नताएं थी। अब वो क्या विचार है जिसको लेकर भिन्नता थी? वो क्या विचार है जिसको लेकर भिन्नताएं थी? तो नरमपंथी आर्थिक राष्ट्रवाद, सेकुलर राष्ट्रवाद, की बात करते थे।
सेकुलर राष्ट्रवाद की बात करते थे। जबकि जबकि गर्मपंथी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की ओर मुड़ रहे थे। की ओर मुड़ रहे थे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर मुड़ रहे थे। नरमपंथी राजनीति में धर्म के उपयोग से बचते थे और गर्मपंथी इसका उपयोग कर गर्मपंथी इसका उपयोग कर गर्मपंथी इसका उपयोग कर राष्ट्रवाद को ऊर्जावान बनाना चाहते थे। ऊर्जावान बनाना चाहते थे। गर्मपंथी इसका उपयोग कर राष्ट्रवाद को ऊर्जावान बनाना चाहते थे। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की ओर चलने के पहले इसे समझा देता हूं। मतलब जब आप गर्मपंथी राष्ट्रवादी को देखिएगा, उसमें तिलक जी हों तो वो राजनीति में धर्म का उपयोग करने को लेकर बड़े सहज रहते थे। चाहे वो शिवाजी महोत्सव मनाते हों, चाहे गणपति महोत्सव मनाते हों, और इन सब के माध्यम से राष्ट्रवाद को बल देते थे। यदि आप अरविंदो घोष को देखेंगे तो वो भी राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करते थे। विपिन चंद्र पाल हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, वो भी राजनीति में धर्म का उपयोग करते थे। लेकिन नरमपंथी लोग जो थे वो ये सोचते थे कि नहीं, राजनीति में धर्म का उपयोग करेंगे तो हिंदू धर्म के लोगों को यह ज़्यादा करीब लगेगा अपने के लिए, और जबकि मुसलमान या अन्य धर्म के लोग जो हैं उनको लगेगा कि ये राजनीति हमारे लिए तो सूटेबल ही नहीं है। तो राष्ट्रीय राजनीति को धर्म की राजनीति से अलग रखने की ज़रूरत है, ऐसा वो समझते थे। हालांकि मैं जहाँ तक समझता हूँ वो ये है कि राष्ट्रीय राजनीति में से धर्म को अलग रखना जरूरी नहीं है, सही तरीके से धर्म का उपयोग करना जरूरी है। आप धर्म का उपयोग इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई इससे राष्ट्रवादी भावना को बल मिलता है, इससे राष्ट्रवादी ऊर्जा बढ़ती है। आप ऐसे संकेत प्रतीक नहीं चुनेंगे, ऐसे पात्र नहीं चुनेंगे, ऐसी घटनाएं नहीं चुनेंगे जिससे कि हिंदू मुसलमान को बल मिलता हो, हिंदू मुसलमान के झगड़े को, प्रतिस्पर्धा को, शिकायत को बल मिलता हो। तो ये जरूरी नहीं है कि राजनीति में धर्म का उपयोग होगा तो हर हाल में हिंदू और मुसलमान के बीच के विवाद को ही बल मिलेगा। महात्मा गांधी ने इसका इस्तेमाल काफी रचनात्मक तरीके से किया। हालांकि गांधी के द्वारा भी राजनीति में धर्म के इस्तेमाल किए जाने का विरोध मुस्लिम नेतृत्व की ओर से हुआ, और जिन्ना ने हमेशा लोगों को ये बताया, अपने ही लोगों को ये बताया कि गांधी इस तरीके से राम की बातें करता है, गांधी इस तरीके से स्वर्ग की बातें करता है, भारत को एक माता के तौर पर पेश करता है, वंदे मातरम बोलता है, गांधी रामराज की बातें करता है, प्रार्थना सभा की बातें करता है। इसका मतलब है कि वह बेसिकली हिंदू लीडर है, और उसके नेतृत्व में यदि देश आज़ाद हो जाएगा तो यह देश हिंदुओं का देश हो जाएगा। और जिन्ना की बात मुसलमानों ने स्वीकार भी किया, जिन्ना
को मुसलमानों ने अपना नेता एक्सेप्ट भी किया। तो अब इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर लिया कि गांधी जी ने राजनीति में धर्म का उपयोग किया था और जिन्ना ने ये बात लोगों को समझा दिया और लोगों को बात समझ में आ गई। जिन्ना को मुसलमानों ने अपना नेता क्यों बना लिया, इसके कई कारण हैं। गांधी जी के बावजूद ऐसा हुआ है, गांधी जी की वजह से ऐसा हुआ है, इसका कोई ठोस आधार अपने पास नहीं है। गांधी जी की जगह पर नेतृत्व यदि किसी और के हाथ में होता तो भी जिन्ना मुसलमानों के नेता बन सकते थे। भारत में जिन्ना के नेतृत्व का विकास और पाकिस्तान के प्रति लोगों की सहमति और अंत में भारत का विभाजन जो हुआ है, उसके पीछे कई ठोस रीजंस हैं। मुख्तार अंसारी, बोलिए मुख्तार बाबू। अरे योगेंद्र बाबू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत शुभकामना पाइए, आशीर्वाद लीजिए। जय हो, मस्त रहिए। आप चल के देखो। दीपा सरोज सर, मेरा कमेंट्स देखिए प्लीज। दीपा जी, आपका कमेंट अभी दिखेगा तो देखूंगा, अभी तो दिख नहीं रहा है बच्चे। चलो अगला लिखो। नरमपंथी, नरमपंथी और गरमपंथी की कार्यप्रणाली में भी अंतर था। नरमपंथी और गरमपंथी की कार्यप्रणाली में भी अंतर था। नरमपंथी और गरमपंथी की कार्यप्रणाली में भी अंतर था। क्या है दीपक राज, अच्छा। नरमपंथी और गरमपंथी की कार्यप्रणाली में भी अंतर था। गरमपंथी आवश्यकता अनुसार हिंसा का मार्ग अपनाने के लिए भी तैयार रहते थे। जबकि नरमपंथी हर हाल में अहिंसक राजनीति की बात करते थे। जबकि नरमपंथी हर हाल में अहिंसक राजनीति की बात करते थे। लास्ट पॉइंट, गरमपंथी और नरमपंथी दोनों ही के खेमा के नेता यदि मध्यम मार्ग चुनते, मध्यम मार्ग चुनते तो विभाजन से बचा जा सकता था। नरमपंथी और गरमपंथी दोनों ही खेमा के नेता यदि मध्यम मार्ग चुनते तो विभाजन से बचा जा सकता था, यहां पर समझ लो सिर्फ कि नरमपंथियों के नेता उस समय थे, जो नेता भारत में सबसे ज्यादा प्रभावशाली थे नरमपंथी खेमा में, वो थे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। और गरमपंथी नेता जो थे, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, या माफ करिए, जो उस समय सबसे ज्यादा प्रभावशाली थे इस आंदोलन के दौरान, वो थे अरविंद घोष। अरविंद घोष।
इन दोनों में अतिवाद कहाँ है सो समझिए कि ये अपने राष्ट्रीय विचार को, आंदोलन के कार्यक्रम को, समझौते के प्रोग्राम को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। इसके अंतर्गत वो गर्मपंथी नेताओं के सुझाव को शामिल नहीं करना चाहते, उसके मुताबिक उसमें कोई संशोधन नहीं करना चाहते। आंदोलन ऐसे थोड़े ना चलता है। आंदोलन जब चलता है लोगों के सहयोग से, तो जो लोग भागीदारी कर रहे हैं उन लोगों के राय मशविरा को सुनना चाहिए, उनके मशविरे को जहां तक मौका मिले, संभावना रहे, उसे शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। सबको अपने अपने कदम, 2 कदम पीछे हटाने के लिए तैयार रखना होगा, तब जाकर कोई मध्यम मार्ग निकल कर आएगा। मध्यम मार्ग इस तरीके से नहीं आता है कि जिसमें कि हम जो कहें सो सब लोग मान ले और हम लोगों की आंखों में धूल झोंक दें, लोगों को चकमा दे दें और फिर हमारे मुताबिक कोई समझौता हो जाए। इससे मध्यम मार्ग नहीं बनता है। सबके हितों के बीच के औसत के नियम से ही, सबकी मर्जी के बीच से बनने वाले फॉर्मूला के आधार पर ही, सबकी समझ के आधार पर बनने वाले फॉर्मूला के आधार पर ही कोई मध्यम मार्ग निकल के आता है। नरमपंथी नेता गर्मपंथियों की सुने होते, गर्मपंथी नेता नरमपंथियों की सुने होते, तो इनके बीच में इतना टकराव ना हुआ होता कि विभाजन हो जाता। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि यदि नरमपंथियों के नेता उस समय गोपाल कृष्ण गोखले होते या दादा भाई नौरोजी होते और गर्मपंथियों के नेता यदि बाल गंगाधर तिलक होते, तो शायद विभाजन को टाला जा सकता था। विभाजन को टाला जा सकता था, लेकिन विभाजन नहीं टल पाया क्योंकि नरमपंथी और गर्मपंथी नेता दोनों में से को, दोनों ही खेमा के जो नेता थे, वो झुकने को तैयार नहीं थे। अब मैं कह सकता हूं कि सूरत कांग्रेस के विभाजन के लिए जिम्मेदार कारण क्या था, इस विषय पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बना सकते हैं। सूरत कांग्रेस के अंतर्गत कांग्रेस के विभाजन को लेकर यदि कोई प्रश्न आपके दिमाग में है, कृपया सवाल पूछिए, आपका स्वागत है। कोई डाउट है तो भी पूछ लीजिए, आपका स्वागत है। यदि कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आपको अगले टॉपिक की ओर लेके चलूं। संदेश कायस्थ, आज मेरा बर्थडे है, मुझे विश कर दीजिए सर। संदेश जी, आपका संदेश मिला और ये संदेश बाकी तक भी पहुँचे कि आज हमारे इस मित्र का जन्मदिन है और इन्हें हम सब मिलकर शुभकामना दें। मैं तो आशीर्वाद भी देता हूँ और यही आशीर्वाद देता हूँ कि मन की मुराद पूरी हो, और यही आशीर्वाद देता हूँ कि लोगों का भरोसा बनना और लोगों का संबल बनना। ईश्वर मेरे आशीर्वाद को सार्थक करें, सफल करें। धन्यवाद। देखो सचिन, मैंने मध्यम मार्ग निकालने का भरपूर प्रयास किया था। आपको यह देखना पड़ेगा कि नरम पंथ और गर्म पंथ दोनों की कोशिश के बाद ही कोई मध्यम मार्ग निकल सकता था। नरम पंथ और गर्म पंथ दोनों के बीच में कोई समझौता हो सकता था, लेकिन चूंकि उधर से अतिवाद आया तो इसलिए कोई दिक्कत आ गई, अदरवाइज कोई उपाय निकल सकता था। धन्यवाद वर्षा बेटा, धन्यवाद। क्वेश्चन बहुत सीधा बनेगा कि सूरत कांग्रेस में कांग्रेस के विभाजन के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान करें। सिंपल क्वेश्चन आएगा, ज्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं आएगा।
चलिए अब अगला है सेकंड जो मुद्दा है वो क्रांतिकारी धारा का है, जो आप ऑलरेडी में पढ़ा चुका हूं। क्रांतिकारी यहां पढ़ाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इसके बाद 1909 का संवैधानिक सुधार, 1909 का संवैधानिक सुधार। नीरज यादव जी का भी जन्मदिन है, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको भी। जिनका जन्मदिन नहीं उनको भी आशीर्वाद दे दीजिए, सबको जय हो। सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। चलिए तो 1909 का संवैधानिक सुधार ये पढ़ते हैं। उन्नीस सौ नौ का एक्ट क्या कहता है भैया? नंबर 1, विधायी परिषद का आकार बढ़ा। बढ़ा, विधायी परिषद का आकार बढ़ा। उसके बाद प्रांतीय स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ। प्रांतीय स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ। प्रांतीय स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ। श्वेता सिंह, मैं आपसे मुखर्जी नगर मिलने गई थी पर नहीं मिल पाई। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि उसमें मैं उपलब्ध नहीं रहा हूं। मैं उपलब्ध रहूंगा तो पक्का ही मिल लूंगा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है किसी के साथ में। हाँ, यदि उपलब्ध नहीं रहा होऊंगा तो नहीं मिल पाया होऊंगा। मेरे बारे में एक बात सीधा है बेटा कि मैं यदि उपलब्ध हूं कहीं पर भी और कोई भी बच्चा मुझसे मिलने आएगा और मैं उससे नहीं मिलूंगा, ये संभव नहीं है। बिना कोई एक्सट्रीम रीजन और कोई अनएवॉइडेबल रीजन कि मैं ना मिलूं, ये संभव नहीं है। एक कारण तो ये होता है कि मैं क्लास में हूं तो नहीं मिल पाया। दूसरा कारण ये होता है कि मैं इंस्टीट्यूट पे नहीं हूं तो नहीं मिल पाया। तीसरा कारण होता है कि हो सकता है इंस्टीट्यूट में हूं और कोई बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही हो और साथ में कई और लोग उस मीटिंग में शामिल हों, तो मैं उठ के नहीं जा सकता तो नहीं मिल पाया। चौथा रीजन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कोई नोट्स वगैरह बना रहा हूँ, कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह तैयार कर रहा हूँ और मुझे एक निश्चित समय में देना है, उसकी तिथि तय है और अब वो अंतिम घड़ी है, अभी यदि नहीं दिया तो फिर देर हो जाए, तो उस स्थिति में मैं कह देता हूँ कि अभी मैं नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। ये अनएवॉइडेबल काम है। देखो, मैं देश नहीं चलाता हूँ। कई लोगों को लगता है नोट्स ही तैयार कर रहे थे, नोट्स से बाद में भी तैयार कर सकते थे। क्वेश्चन पेपर ही तो तैयार कर रहे थे, क्वेश्चन पेपर तो बाद में भी तैयार कर सकते थे। अरे बच्चा, मैं देश थोड़े चला रहा हूँ। मैं एक साधारण सा मास्टर हूँ और साधारण सा मास्टर नोट्स तैयार करता है, क्वेश्चन पेपर तैयार करता है, इसी तरह के कुछ काम करता है। तो ऐसे में हो सकता है कभी कभी तुमको लगेगा कि मैं यह कुछ पढ़ रहा हूं और मुझे लग रहा है कि अभी जरूरी है, तो मैं और क्या कर सकता हूं? मैं कोनो कानून बनाऊंगा? मैं कोई दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक हो जाए इसके ऊपर कुछ नीति बनाऊंगा? मैं क्या इसके ऊपर काम करूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक हो जाए? मैं क्या इस पे काम करूंगा कि भारत की सीमाएं कैसे सुरक्षित हो जाए? मास्टर साहब की सब हैसियत है क्या? मास्टर तो भाई यही करेगा कि भाई अभी पढ़ रहा हूँ जरूरी है, या नोट्स तैयार कर रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहा हूँ जरूरी है, या
कोचिंग से संबंधित ही, पॉलिसी प्रोग्राम आदि से संबंधित ही कोई मीटिंग है, अभी जरूरी है। क्लास में हूं, कैसे मिलूं? अभी कोचिंग पर नहीं हूं, कहीं बाहर हूं, कैसे मिलूं? इसके सिवा और कोई कारण नहीं हो सकता है। यदि वहां हूं और कोई इमरजेंसी में नहीं हूं, पक्का मिल लूंगा। हेमंत बाबू, मैं क्या कहूं, अभी तो मैं बोल नहीं सकता हूं कुछ। चलो, प्रांतीय स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ। उसके बाद फिर अगला मुद्दा क्या है? अगला क्या है भाई? कि कार्य कार्य अरे माफ करिए, थोड़ा और निर्वाचन निर्वाचक मंडल के अंदर लिंग, कर, शिक्षा आधारित अर्हता का नियम था। निर्वाचक मंडल के अंदर लिंग, कर और शिक्षा आधारित अर्हता का नियम था। फिर पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी। पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी। पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी। फिर पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के बाद अगला मुद्दा क्या है? कि विधायी परिषद के सदस्य पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। बजट पर अभी भी बजट पर प्रश्न की अभी भी कई सीमाएं थी। बजट पर प्रश्न की अभी भी कई सीमाएं थी। बस इतना ही पॉइंट है। थोड़ा पैराग्राफ चेंज कर लो, एक पॉइंट पर एक्सप्लेन करूंगा विशेष रूप से। लिखो, यह अधिनियम स्वदेशी आंदोलन की मांग की तुलना में बहुत कम था। स्वदेशी आंदोलन की मांग से कम था।
यह आंदोलन स्वदेशी आंदोलन की यह अधिनियम, माफ करिए, यह अधिनियम स्वदेशी आंदोलन की मांग से काफी कम था। स्वदेशी आंदोलन की मांग से काफी कम था। लेकिन 1892 के अधिनियम से कुछ कदम आगे का था, कुछ कदम आगे का था। 1892 के अधिनियम से कुछ कदम आगे का था। इसमें सुधार के समानांतर इसमें सुधार के समानांतर इसमें सुधार के समानांतर इसमें सुधार के समानांतर सुधार के समानांतर सरकार ने भारतीयों को सांप्रदायिक आधार पर लड़वाने की भी सांप्रदायिक आधार पर लड़वाने का भी प्रयास किया। सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर लड़वाने का भी प्रयास किया। सांप्रदायिक आधार पर लड़वाने का भी प्रयास किया। क्योंकि सांप्रदायिक प्रथा सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के तहत मुसलमानों को राम, अरे आपका नाम इतना जबरदस्त है कि कौन है जो आपको जवाब नहीं देगा। आप जिस पे कृपा कर दो उसका कल्याण हो जाए। मैं तो आपका नाम सुनते ही हाथ जोड़ लूंगा। तो मतलब बोलिए राम, क्या कहूं इसके आगे। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के तहत नंबर 1, मुसलमानों को विधायी परिषद में सीटों का आरक्षण मिला।
मुसलमानों को विधायी परिषद में सीटों का आरक्षण मिला। मुसलमानों को विधायी परिषद में सीटों का आरक्षण मिला। नंबर 2, मुसलमानों को दोहरा वोटिंग का अधिकार मिला। दोहरा वोटिंग का अधिकार मिला। दोहरा वोटिंग का अधिकार मिला। एक तरफ जहां वो सामान्य उम्मीदवारों का निर्वाचन करते थे, सामान्य उम्मीदवारों का निर्वाचन करते थे, वहीं वो सामान्य उम्मीदवारों को निर्वाचन करते थे, वहीं वो मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए अलग से मतदान करते थे। अलग से मतदान करते थे। मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए सिर्फ मुस्लिम ही मतदान कर सकते थे। मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए सिर्फ मुस्लिम ही मतदान कर सकते थे। मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए सिर्फ मुस्लिम ही मतदान कर सकते थे। सिर्फ मुस्लिम ही मतदान कर सकते थे। देखो बच्चों, तुम लोगों ने इतने बार सवाल पूछा, मैं तुम लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूं, माफ करिएगा, मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता मालूम नहीं है, मैं बता देता हूं, लेकिन कृपया आप लोग इसे वायरल मत करिएगा। मुझे डर लगता है इस बात से, क्योंकि मतलब मेरे अंदर वायरल होने का शौक नहीं है। बातें वायरल होती हैं, अच्छी बातें वायरल हो तो ठीक है, घर की बातें वायरल होती है तो ठीक नहीं लगता, इसीलिए मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं बोलने के लिए निकला, फिर मेरा कदम लेकिन फिर वापस रुक गया। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कुछ भी। मतलब होता क्या है कि यदि घर की बातें बाजार में चली जाए तो ये बेइज्जती होती है, ये ठीक बात नहीं होती है, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता था। मैं अभी बोलना भी नहीं चाह रहा, मैं माफ करिए, मैं फिर रुक जाऊंगा इसको लेकर। नहीं बेटा, हड़ताल करने की जरूरत नहीं है, रोकने की अब कोई जरूरत नहीं है, रोकने की कोई बात नहीं है, रुकने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मैं इस विषय को लेकर आप लोगों का बिल्कुल ही स्पष्ट, आप लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट स्थिति कर देता हूं कि अब 100% सारी बातें हो चुकी है, रेजिग्नेशन हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट दूसरे जगह साइन हो चुका है, तो अब इस बात को लेकर कोई स्पेस नहीं बचा है। कोई स्पेस बचा होता तो बात में अलग से करता, लेकिन स्पेस ही नहीं है बेटा। एक तरफ रेजिग्नेशन हो चुका है और एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैंने पीडब्ल्यू नहीं छोड़ा। नंबर 2, पीडब्ल्यू ने भी मुझे नहीं छोड़ा। परिस्थिति कुछ ऐसी आ गई है कि जिसके कारण
उन्हें मुझे छोड़ना पड़ रहा है। बहुत सीधी बात यह है कि मेरा पीडब्ल्यू के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंतर्गत ये अंडरस्टैंडिंग थी कि आप ऑनलाइन हमारे साथ पढ़ाएंगे, ऑफलाइन किसी के साथ में भी आप पढ़ा सकते हैं। इसी बैकग्राउंड में हमने ऑफलाइन के लिए अनअकैडमी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जब अनअकैडमी से कॉन्ट्रैक्ट हमने किया तो पीडब्ल्यू के लीडरशिप को, उनके डिसीजन मेकिंग को दिक्कत यह है कि वो और अनअकैडमी दोनों एक दूसरे के कंपटीटर्स हैं। क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के प्रबल कंपटीटर्स हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई शिक्षक इन दोनों संस्थाओं में एक साथ नहीं पढ़ा सकते। उन्होंने मुझे रोकने के लिए प्रयास किया, लेकिन मैं बहुत पहले से ही पीडब्ल्यू को यह कहता रहा था कि मैं प्राइमरली ऑफलाइन पसंद करता हूं। ऑनलाइन मैं पढ़ाता जरूर हूं, ऑफलाइन मेरी पसंद है। मेरी बहुत स्पष्ट समझ कहती है कि मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं रिजल्ट निकाल सकूंगा। ऑनलाइन में मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मैं ऑफलाइन छोड़कर ऑनलाइन मात्र के लिए पढ़ाऊं, ये मुझसे नहीं संभव है। पीडब्ल्यू के लीडरशिप ने मुझे ये भी कहा कि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे ऑफलाइन की तुलना में। मैंने कहा कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे ऑफलाइन का विकल्प लेना ही लेना है। वो मेरी पसंद है, मेरा चॉइस है, मेरी सफलता, मेरी सार्थकता का आधार है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। आप ऑफलाइन शुरू कर दो तो मैं आप ही के साथ रह जाऊंगा। ऑफलाइन शुरू करने के लिए इन्होंने मुझे कहा भी था कि मैं शुरू कर दूंगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना शुरू कर दूंगा। नहीं हो पाया। फिर अंत में उन्होंने ये कहा कि नहीं, अभी हम ऑफलाइन शुरू नहीं कर सकते हैं, कम से कम 8-10 महीने तक। अब उतने दिनों तक इंतजार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उतने दिनों में तो पानी बहुत ज़्यादा बह जाता है और नदी, पूरी धरती डूबो जाती है। तो इस वजह से मैंने दूसरे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया। उन्होंने कहा कि मुझे इससे भी दिक्कत नहीं कि आप दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, लेकिन आप अनअकैडमी के साथ नहीं कर सकते। अब मैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूं, तो मैं विड्रॉ नहीं कर सकता। जब इन्होंने कहा कि नहीं, दोनों के साथ में संभव नहीं है, तो फिर हमने यहां रिजाइन कर दिया। यहां रिजाइन किया तो इसके बाद अनअकैडमी ने मुझे अपना एकेडमिक डायरेक्टर बना दिया। अब मैं वहां स्ट्रैटेजिक क्यों जो मैं इन्वॉल्व हूं। अब मैं वहां कोर्स प्लान बनाता हूं, नोट्स कैसा बनेगा, टेस्ट कैसा होगा, कौन टीचर कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, ये सब काम मैं तय करता हूं। यहां से मुझे रिजल्ट निकाल सकने की संभावना ज़्यादा दिखती है। मैं अपनी क्षमता का ज़्यादा उपयोग कर पाता हूं। तो बेटा, अब मैं वहां से विड्रॉ नहीं कर सकता। स्थिति ऐसी नहीं है कि कभी पीडब्ल्यू को मुझसे कोई शिकायत थी या मुझे पीडब्ल्यू से कोई शिकायत थी। ये 2 ब्रांड के बीच के कंपटीशन की बात है। दोनों ब्रांड को एक दूसरे से compete करने का हक है। हम जैसे गेस्ट टीचर्स को इन 2 ब्रांड के बीच में पढ़ने और इनके बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। पीडब्ल्यू को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मुझे बुलाया, इन्होंने मुझे बुलाकर अपने यहाँ पढ़ाने का मौका दिया, आप लोगों से जुड़ने का मौका दिया। और जब मैंने आप लोगों की ओर सेवा का कोई भी प्रयास किया तो इसके बदले में पीडब्ल्यू ने मुझे 4 पैसे भी दिए। अब मैं दूसरी जगह जाऊंगा, मैं उसके रास्ते से किसी और ग्रुप ऑफ पीपल को सर्व करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके साथ में संबंध नहीं रहेगा। माध्यम बदल सकता है, संबंध नहीं। हम YouTube पे मिल सकते हैं, हम टेलीग्राम पे मिल सकते हैं, आप हमसे निजी तौर पे मिल सकते हैं। आप पीटी देंगे तो हमारी सहायता हो सकती है, मेंस देंगे तो सहायता हो सकती है, इंटरव्यू देंगे तो सहायता हो सकती है, ऑफलाइन पढ़ेंगे तो सहायता हो सकती है। कई सहायताएं हो सकती है, कई तरीके से मिल सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति बच्चों आ चुकी है कि उस परिस्थिति के अंतर्गत अब मध्यम मार्ग के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचा। जब तक मैं पीडब्ल्यू में रहा और अभी भी पढ़ा रहा हूं, तब तक पीडब्ल्यू के एक एक सदस्य ने मेरी खूब इज्जत किया।
मुझे भरपूर प्रेम सम्मान दिया। मैं भी इनके नेतृत्व के एक एक आदमी के साथ में बहुत अच्छे से, सलीके से, शिष्टाचार से पेश आया। इसीलिए अब जब जाने की घड़ी आई है तो इस जाने की घड़ी को सौहार्दपूर्ण रहने दीजिए, इसे विवाद में मत ले जाइए। और इसलिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करता हूं कि सहज रहिए, शांत रहिए। आपने कभी भी यदि मेरे नाम से पीडब्ल्यू के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दिया, पीडब्ल्यू के अगेंस्ट कोई बात किया, तो ये बात मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक होगी, मेरे लिए बहुत अधिक अमर्यादित होगी। तो कृपया ऐसा मत करिएगा। दूसरी बात यह है कि मेरी इस बात को आप लोग, मेरी बात मानिए, वायरल मत करिएगा, इसके क्लिपिंग्स वगैरह मत काटिएगा, नहीं तो कभी ऐसी स्थिति ना हो जाए कि बच्चे को शिक्षक से, शिक्षक को बच्चे से बात करने में डर लगने लगे। तो कई बातें आंतरिक होती हैं, कई बातें अंतरंग होती हैं। जरूरी नहीं है कि दुनिया वो बातें जाने। दुनिया को मेरी इन बातों से, मुझे दुनिया तक इन बातों को ले जाके किसी तरीके का संतोष नहीं मिलना, सुख नहीं मिलना। इसलिए इसे आंतरिक और अंतरंग ही रहने दीजिएगा। तो अब चल के देखो, मुसलमानों को दोहरा वोटिंग का अधिकार मिला। सामान्य उम्मीदवार का निर्वाचन, वही सामान्य उम्मीदवार का निर्वाचन भी कर सकते थे, वहीं वो मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए अलग मतदान कर सकते थे। और मुस्लिम उम्मीदवारों को सिर्फ मुसलमान ही वोट देते थे। लिखिए, और मुस्लिम उम्मीदवारों को सिर्फ मुसलमान ही वोट देते थे, और मुस्लिम उम्मीदवारों को सिर्फ मुसलमान ही वोट देते थे। अब इसको समझ लो बच्चों, एक मिनट रुक जाना, इसको समझना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। क्या जरूरी है समझना? तो समझो कि पृथक निर्वाचक मंडल शब्द की ओर जाओ। सबसे पहले समझो निर्वाचक मंडल। निर्वाचक माने वोटर, निर्वाचक मंडल माने मतदाता समूह। पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब, तो पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब यह हुआ कि विधायी परिषद में जितने भी सदस्य जाएंगे, उनकी कुल सदस्य संख्या में से कुछ सीटों को मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया। यह हुआ सीटों के आरक्षण का इंतजाम। सीटों के आरक्षण की व्यवस्था तो आज भी जारी है, दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए, पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण की व्यवस्था तो आज भी जारी है। लेकिन आज के हमारे संविधान में निर्वाचक मंडल संयुक्त है, यानी कि यदि कोई सीट दलित के लिए रिजर्व्ड है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, उस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर के जितने भी मतदाता हैं, वो सारे के सारे मतदाता मिलकर उम्मीदवारों के लिए वोट करेंगे, और जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत मिलेगा वो जीत जाएगा। मान लीजिए कि सीट दलित के लिए आरक्षित है, तो सिर्फ और सिर्फ दलित उम्मीदवार ही खड़े होंगे, चाहे किसी भी दल का उम्मीदवार हो, सिर्फ दलित ही पृष्ठभूमि के लोग वहां उम्मीदवार बनेंगे। लेकिन वोट उन्हें ब्राह्मण भी करेंगे, वोट उन्हें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं, सबके सब करेंगे। लेकिन जब निर्वाचक मंडल को पृथक किया जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों के अंतर्गत यह तय किया गया कि उसके वोटर भी सिर्फ मुसलमान ही होंगे, वोटर भी सिर्फ मुसलमान होंगे। इसी को कहा जाता है कि निर्वाचक मंडल को ही पृथक कर दिया गया, माने वोटर को ही पृथक कर दिया गया। तो जो वोटर को पृथक किया गया, तो इसका एग्जैक्ट जो मैकेनिज्म है वो क्या है वो समझो। कि मान लो, समझने लायक बोल रहा हूं, 100 सीट है टोटल, उसमें से 15 सीट मुसलमान के लिए आपने रिजर्व कर दिया, 15 सीट आपने मुसलमान के लिए रिजर्व कर दिया।
15 सीट आपने मुसलमान के लिए रिजर्व कर दिया। जब 15 सीट आपने मुसलमान के लिए रिजर्व किया तो बच गए 85 जनरल के लिए। तो जनरल के 85 में से 85 जो सदस्य होंगे किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आएंगे, किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आएंगे। तो जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सदस्य लोग आए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सदस्य लोग आए, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितना वोटर है, जितना भी वोटर है वो सब वोट करेगा। जनरल उम्मीदवार के निर्वाचन में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी वोटर्स हैं सब के सब वोट करेंगे। जितने भी वोटर्स हैं में से कौन वोटर हैं? तो पहली बात देखो कि 1909 का जो एक्ट आया था उसमें महिला को मताधिकार नहीं था, तो सिर्फ पुरुष वोटर होगा। उसके अंतर्गत में भी आर्थिक और शैक्षणिक अर्हताएं थी, तो जिनको उन अर्हताओं की कसौटी पर खरा उतरने के आधार पर मताधिकार मिला, सिर्फ वही वोट करेंगे। यानी सारे लोग जो वयस्क हैं उन सबको मताधिकार नहीं था। जैसे आज के डेट में हम क्या जानते हैं, हमारा संविधान कहता है हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करते हैं। माने भारत का नागरिक यदि आप हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रेसिडेंट आप हैं, वहां पर आपको मताधिकार प्राप्त है यदि आप एडल्ट हैं तो। स्त्री पुरुष धर्म जाति का कोई भेद नहीं, आर्थिक शैक्षणिक योग्यता का कोई भेद नहीं। यदि आप भारत के नागरिक हैं और किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलाके के रेजिडेंट हैं, आपको वहां पर मताधिकार मिल जाएगा। ब्रिटिश काल में 1909 के एक्ट के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ पुरुष को मताधिकार था और आर्थिक और शैक्षणिक अर्हता प्राप्त लोगों को ही मताधिकार था। और इनके अंतर्गत भी यदि आप रिजर्व सीट के उम्मीदवार हैं, जो सीट मुसलमान के लिए रिजर्व किया गया था, यदि मुस्लिम के लिए आरक्षित सीट के लिए उम्मीदवार हैं, तो आपको वोट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही करेगा। मुस्लिम को 2 बार वोट देने का अधिकार मिल गया, एक बार तब जब कोई जनरल कैंडिडेट को चुन रहा है, एक बार तब जबकि वो मुस्लिम कैंडिडेट को चुन रहा है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम उम्मीदवार को सिर्फ मुस्लिम ही वोट क्यों करे और इससे क्या नुकसान होता है, इसको समझना जरूरी है। लिखिए, लिख लीजिए। मुस्लिम उम्मीदवार के लिए मुस्लिम उम्मीदवार से ये उम्मीद थी, मुस्लिम उम्मीदवार से ये उम्मीद थी कि वह जीत कर जाने पर मुस्लिम्स के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएगा। मुस्लिम्स के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएगा। मुस्लिम्स के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएगा, जोरदार तरीके से उठाएगा। मुस्लिम्स के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएगा। लेकिन इसमें चिंता की बात यह थी कि
लेकिन इसमें चिंता की बात यह थी कि हिंदुओं के मतदान से जीतने वाले मुस्लिम उम्मीदवार आवश्यकता पड़ने के बाद भी हिंदुओं के विरुद्ध जाकर मुस्लिम के मुद्दे को नहीं उठा पाएंगे, मुस्लिम के मुद्दे को नहीं उठा पाएंगे, मुस्लिम के मुद्दे को नहीं उठा पाएंगे, मुस्लिम के मुद्दे को नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए मुस्लिम उम्मीदवारों को हिंदू मतदाताओं पर निर्भर रहने नहीं दिया जा सकता, अन्यथा हिंदुओं को ऐसे उम्मीदवारों पर अपना प्रभाव जमाने का मौका मिल जाएगा, किंतु यह दलील स्वीकार्य नहीं है, वस्तुतः सरकार हिंदू मुस्लिम टकराव को बल देने के लिए सरकार हिंदू मुस्लिम के टकराव को बल देने के लिए हिंदू मुस्लिम के टकराव को बल देने के लिए जानबूझकर यह प्रावधान लाई थी, जानबूझकर यह प्रावधान लाई थी। इसका परिणाम भी इसी के अनुरूप निकला, इसने भारत के अंदर
सांप्रदायिक सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण योगदान किया। भारत के अंतर्गत सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण योगदान किया और इस रास्ते भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस रास्ते भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त हुआ। विभाजन का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब यहां पर रुक जाना, एक दफा सुन लो और कंसंट्रेट होकर सुन लेना। बीच में बातचीत होती रही और इस वजह से कहीं बिखराव भी ना गया हो, तो इस दफा आराम से सुनना। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनने की जरूरत है। 1909 ईस्वी में एक्ट आया। एक्ट में प्रावधान है कि सदस्य संख्या में वृद्धि हो जाएगी। सदस्य संख्या बढ़ाकर 60 तक कर दी गई। जब विधायी परिषद में 60 सदस्य की बात मैंने किया तो इसका मतलब है केंद्रीय स्तर का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें 60 सदस्य हो गए। बाकी अलग अलग राज्यों में अलग अलग सदस्य संख्याएं हैं, उसे याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात क्या है कि सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था में एक नई बात हो गई। क्या नई बात हुई? तो सबसे पहले याद रखो कि 1853 ईस्वी में क्या नियम था? सारे के सारे सदस्य नियुक्त किए जाएंगे और सिर्फ सरकारी सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। 1861 में क्या नियम हुआ? अभी भी नियम था कि सारे के सारे सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ सरकारी सदस्य नियुक्त किए जाएं। वैसे सदस्य भी नियुक्त किए जा सकते हैं जो सरकार में सेवा नहीं दिए हैं इसके पहले, यानी गैर सरकारी सदस्य की भी नियुक्ति शुरू हो गई। 1892 में एक एक्ट आया। उस एक्ट में एक चेंज आ गया। वो क्या चेंज आया? तो चेंज ये आया कि सरकार के द्वारा उसकी मर्जी और उसके विवेक के अनुसार कुछ सदस्य नियुक्त किए जाएंगे और कुछ सदस्य ऐसे नियुक्त किए जाएंगे जिनके नामों की अनुशंसाएं भारत के अंदर की कुछ संस्थाओं ने किया हो, जैसे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या यूनिवर्सिटी या ट्रेड बोर्ड आदि। जब भारत की संस्थाओं के द्वारा नाम की अनुशंसा की जाएगी तो उन्हीं अनुशंसित नामों की नियुक्ति सरकार कर देगी। यानी कि ये लोग सरकार की मर्जी से नियुक्त नहीं किए जाएंगे, इनके नामों की अनुशंसा भारत के ये निकाय करेंगे। अब नतीजा क्या निकल कर आया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी ओर से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी ओर से फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोगों के नाम की अनुशंसा कर दिया और ये लोग विधायी परिषद में पहुंचकर सरकार के खिलाफ क्वेश्चन पूछने लगे, सरकार की नीतियों की आलोचना करने लगे। ये कहने लगे कि आप भू राजस्व में कमी करिए, नमक कर में कमी करिए, आयात कर में वृद्धि करिए, आय कर लगाइए। ये कहने लगे कि आप रेलवे का खर्चा कम कीजिए, सेना का खर्चा कम करिए, नौकरशाही का खर्चा कम करिए। इसके जगह पे आप शिक्षा में वृद्धि कीजिए, स्वास्थ्य में वृद्धि करिए, अकाल राहत की राशि बढ़ाइए, आप कृषि को बढ़ावा दीजिए, भारत के उद्योग को संरक्षण दीजिए। तमाम तरह की ऐसी बातें वो करने लगे। विधायी परिषद में खड़ा होकर वो यह बात करने लगे कि भारत के अंदर सिविल सर्विसेज की परीक्षा का आयोजन होना चाहिए,
और शासन में भारतीय लोगों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। तो अब देखोगे विधायी परिषद में जब कुछ ऐसे सदस्य प्रवेश किए जो सदस्य सरकार की मर्जी से नियुक्त नहीं किए गए हैं, तो उनके रास्ते राष्ट्रीय आंदोलन की आवाज विधायी परिषद में पहुंच गई। एक तरीके से सरकार के विधायी परिषद में, जो कि साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठित किया गया था, के अंदर अब राष्ट्रवादी ध्वनि भी गूंजने लगी थी। एक तरीके से विपक्ष की आवाज आ गई थी साम्राज्यवादी विधायी परिषद के अंतर्गत। अब 1909 में आकर देखो तो बात उससे एक कदम आगे की हो जाती है। वो कौन सी बात हो गई? तो ये बात हो गई कि विधायी परिषद का आकार 1892 में जहां 1 दर्जन के आसपास है, वहां अब 1909 में 5 दर्जन के आसपास है। यानी कि कांग्रेस के नेताओं की मांग के बारे में जो मैंने पढ़ाया था कल ही के क्लास में, वो याद करो, कल ने परसों, कि मांग इनकी ये थी कि विधायी परिषद के आकार को बढ़ावा दो ताकि धीरे धीरे वो विधानसभा बन जाए। सरकार ने उस दिशा में थोड़ा सा कदम बढ़ाया है। अभी भी सदस्य संख्या 60 ही है। भारत जैसे देश के लिए 60 सदस्यों की संसद की कल्पना हम नहीं कर सकते, लेकिन 12 से 60 हो जाना तो बहुत बड़ी बात है। हम कह सकते हैं कि विधायी परिषद विधानसभा की ओर बढ़ने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गया था। विधायी परिषद के आकार में ये जो जंप दिखता है वह विधानसभा की ओर उठाया हुआ एक कदम की तरह है। हालांकि अभी भी यह विधानसभा के आकार के बराबर नहीं है। नाम अभी भी इसका विधायी परिषद ही है, विधानसभा नहीं कहा जाता इसको। दूसरी बात मैंने कहा कि इस विधायी परिषद के अंतर्गत कुछ सदस्य अब भी ऐसे होंगे जो सरकार की मर्जी के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। सरकार की मर्जी के आधार पर अपॉइंट किए जाएंगे। सरकार जिसे चाहेगी उसे अपॉइंट कर देगी, चाहे इंडियन हो चाहे ब्रिटिश हो। इन्हीं लोगों का बहुमत था। लेकिन भारतीयों के बीच में से अब निर्वाचित सदस्य आने लगे। भारतीयों के बीच में से अब निर्वाचित सदस्य आने लगे। अब भारतीयों के बीच में से सदस्य जो निर्वाचित होते हैं वो कैसे आते हैं? सो देखो, तो आपने ये लिखा था कि भारतीयों के बीच से अब निर्वाचित सदस्य आने लगे। इसमें ये लाइन देखो कि प्रांतीय स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ हुआ। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रांतीय स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब क्या है? एक राज्य की कल्पना करो कि राज्य के अंतर्गत 20 सीट है, तो 20 सीट के लिए 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगा, और उसमें से मान लो कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ले लो। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोटर्स हैं वो वोट देकर अपनी मर्जी के उम्मीदवार को निर्वाचित करेंगे। अनेक उम्मीदवार हैं, जिनको सबसे ज्यादा मत मिलेगा वही जीत जाएंगे। यह हुआ प्रत्यक्ष मतदान। अब बात यह निकल कर आती है कि राज्य तो अनेक हैं, और इन सब राज्यों के अतिरिक्त एक है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, केंद्रीय विधायी परिषद। जैसे आज विधानसभा है, एक लोकसभा है, आप इस तरीके से समझिए, केंद्रीय विधायी परिषद है। तो केंद्रीय विधायी परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता था? जैसे विधानसभा के लिए आज आप वोट करते हैं तो, और लोकसभा के लिए भी करते हैं, तो क्या उस समय भी ऐसा होता था? तो उत्तर है नहीं। लोकसभा के लिए जिस तरीके से वोट आज होता है, ऐसे वोट की शुरुआत पहली दफा 1951-52 में हुई, आजादी के बाद हुई, नए संविधान के तहत हुई, जो हमारा आज का संविधान है उसके तहत हुई। हमने अपने अतीत काल में ब्रिटिश काल में
सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसे एक और नाम से बुलाया जाता है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, के सदस्यों के निर्वाचन को यदि समझना है तो हम क्या समझें, तो जो प्रांतीय विधायी परिषद के सदस्य होते थे ना, वही लोग चुनते थे केंद्रीय विधायी परिषद के सदस्यों को, जैसे आज राज्यसभा में होता है। जैसे विधायक लोग राज्यसभा के सांसद को चुनते हैं, वैसे ही उस समय प्रांतीय विधायी परिषद के सदस्य केंद्रीय विधायी परिषद के सदस्य को चुनते थे। तो आप देखो, अब यहां देख मैंने क्या शब्द लिखा है, प्रांतीय स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई। अब पीटी वगैरह के एग्जाम में ऐसे ही सिंपल से एक दे देगा, केंद्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, तो उत्तर है ना। केंद्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता था, यानी केंद्रीय विधायी परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में जनता सीधे वोट नहीं करती थी। केंद्रीय विधायी परिषद के सदस्य विधायकों के वोट से निर्वाचित होते थे। प्रांतीय विधायी परिषद के सदस्य के लिए जनता डायरेक्ट वोट करती थी। और इसके बाद फिर अगला मुद्दा कि पृथक निर्वाचक मंडल की बात मैंने ऑलरेडी बता रखा है। यहां देखो, निर्वाचक मंडल के अंतर्गत लिंग आधारित भेद था, कर आधारित भेद था, शिक्षा आधारित भेद था, इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर है पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। तो इसको समझना है तो कुछ इस तरीके से समझो कि मैंने कहा कि 100 सीट है, 15 सीट यदि आपने रख दिया मुसलमान के लिए, वास्तविकता यह थी कि उसमें 60 सीट था और 6 सीट रख दिया गया था मुसलमान के लिए। जो 6 सीट मुसलमान के लिए रखा गया है, वैसी व्यवस्था तो आज भी हमारे संविधान में दलितों और आदिवासियों के लिए है, जिसे हम सीटों का आरक्षण कहते हैं। आरक्षित सीट के अंतर्गत आज मतदान संयुक्त निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, लेकिन 1909 के एक्ट का जो मूल मामला है वो ये कि इसमें पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के तहत यह बात हुई कि मुसलमान उम्मीदवार के लिए वोटर सिर्फ मुसलमान होगा। इसका तर्क क्या गढ़ा गया, तो कहा गया कि यदि मुसलमान उम्मीदवार को हिंदू वोटर के सहयोग से जीतने के लिए हमने बाध्य किया, तो वो विधायी परिषद में जाकर भी मुसलमानों के पक्ष में खुलकर नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि इससे हिंदू मतदाता नाराज हो जाएंगे और अगले बार चुनाव में हमको हरा देंगे। तो डरेगा वो हिंदू मतदाताओं से और नहीं बोलेगा खुलकर उनके विरुद्ध, तो नहीं सधेगा मुसलमानों का हित। अतः हमें मुसलमानों के हित की गारंटी करने के लिए उनके लिए आरक्षित सीटों के उम्मीदवारों को मुसलमानों के ही वोट से जीतने का एक इंतजाम देना होगा। और इसीलिए उन्होंने मुसलमान वोटर से ही मुसलमान उम्मीदवार के जीतने का नियम बना दिया। फिर हमने कहा कि थोड़ी गहराई से देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि ब्रिटिश सरकार वास्तव में इसके रास्ते मुसलमान के हित को साधने में इंटरेस्टेड नहीं थी। उसकी असल मंशा ये थी कि वो इस रास्ते हिंदू और मुसलमान के झगड़े को बढ़ावा दे सके, कि मुस्लिम उम्मीदवार यदि सिर्फ मुस्लिम वोटर के वोट से जीतेगा तो वो खुलकर सांप्रदायिक राजनीतिक एजेंडा लेकर आएगा, और जिस इलाके में मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होगा वहां पर मुस्लिम आबादी तो रहेगी, आसपास में वहां हिंदू आबादी भी तो होगी, वहां पर मुस्लिम एजेंडा को जब आप जग के उठाइएगा तो उससे हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ेगा, और मुस्लिम हिंदू तनाव बढ़ेगा तो इसके रास्ते देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा, राष्ट्रीय एकता टूटेगी, राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर होगा। और यही चाहते थे अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने अपने हित की पूर्ति के लिए इस तरीके की योजना बनाया था। और फिर आगे चलकर मैंने कहा कि इसका नतीजा भी बुरा निकला। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द तो बिगड़ा ही, और आगे चलकर इस रास्ते भारत का विभाजन भी हो गया। अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1909 का एक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आज का मामला यहीं पर रुकेगा। नमस्कार।